Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज हम करेंगे KVS PGT कॉमर्स का एग्जाम पेपर जो 2013 में कंडक्ट किया गया था। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, सो दैट हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आप सभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं अपनी अपकमिंग टीचिंग एग्जाम के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा हम MCQs की प्रैक्टिस कर पाए और देख पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका भी अगर सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 101, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन। जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें क्या कंटेन होना चाहिए? फर्स्ट है एन एक्सप्रेस प्रोमिस टू पे, second an express order to pay, and third an unconditional promise to pay. राइट ऑप्शन है an express order to pay. एक्चुअली जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो क्या होता है? अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है। तो यहाँ पे अनकंडीशनल तो है नहीं, लेकिन ये ऑर्डर टू पे है, ना कि प्रोमिस होगा ओनली। ठीक है, सो दैट राइट ऑप्शन इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 102, अथॉरिटी इज द ऑर्गेनाइजेशनली सैंक्शनड राइट टू। जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी को अथॉरिटी मिलती है उसको क्या राइट होता है? फर्स्ट है कमांड पीपल, यस, जिसके पास अथॉरिटी होती है वो कमांड कर सकता है पीपल को, वो यूज कर सकता है रिसोर्सेज को, एंड साथ में डिसीजन ले सकता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सो दैट राइट ऑप्शन इज फोर्थ। नाउ द नेक्स्ट इज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अगर आप इस पेपर का PDF फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सब मैंने सोल्व भी कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पर, और साथ में उनका PDF आपको जितने भी पेपर उन सबका मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज। जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो क्या होता है हमारे मैनेजमेंट में? फर्स्ट है द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन डायरेक्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो हमें अपना आंसर मिल चुका है कि मैनेजर अपने नीचे कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। और वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो कितने स्किल्ड है। जितने स्किल्ड होंगे उतने ही ज्यादा वो कंट्रोल कर सकता है, उतने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को। अगर कम मतलब स्किल्ड नहीं है तो उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ 104, अ कमेटी इज अ या एन। तो कमेटी क्या होती है? इनफॉर्मल ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप या फिर नोशनल ग्रुप? तो राइट ऑप्शन है हमारा एक नोशनल ग्रुप होती है। 105, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो आई होप मुझे डायरेक्टली जंप करना चाहिए आंसर पे, क्योंकि आप PDF फाइल में आप इसके सभी ऑप्शन पढ़ सकते हैं। और सेकंड थिंग, हमारे पास क्वेश्चन काफी है तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ओके, तो राइट ऑप्शन है बेंचमार्क्स अगेंस्ट विच एक्शंस आर इवेलुएटेड। बेंचमार्क्स मतलब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब बेंचमार्क होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, वो अपने बेंचमार्क बनाते हैं और फिर एक्शन लेने के बाद इवेलुएट करते हैं कि जो हमने बेंचमार्क थे अपने कंप्लीट किए या नहीं किए, उनको हम कवर कर पाए या नहीं कर पाए। तो क्या होता है? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106, जॉब रोटेशन इज। जो जॉब रोटेशन है वो क्या होता है? सभी बच्चों को पता होगा आई थिंक। मूविंग अ ट्रेनी फ्रॉम जॉब टू प्रोवाइड क्रॉस ट्रेनिंग। एक तरह से ये ऑन द जॉब है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें क्या होता है कि अपने जो ट्रेनी होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, जॉब टू जॉब उनको एक काम से दूसरे काम पर ट्रांसफर किया जाता है, सो दैट वो दूसरे जो काम है, जॉब है, उनको भी अच्छे से समझ पाए। जैसे बैंकिंग में आपने देखा होगा, कभी जैसे आप कभी जाते हो कोई कैशियर, आज जो हम लास्ट टाइम जो कैशियर पे आए थे उस पे, तो आज वो कैशियर का काम नहीं कर रहा, कलर का काम कर रहा है। जो कलर का काम करता है उसको कैशियर का भी काम दे देते हैं। तो ऐसा होता है कि उससे उसको ट्रेनिंग मिलती है दूसरे जॉब की भी। नेक्स्ट है 107, ओवरसीइंग एम्प्लॉइज एट वर्क इज नोन एज। हम एम्प्लॉइज को ओवरसी करते हैं, एक तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं उनका, तो क्या होता है? उसको सुपरवाइजिंग बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं, मेजरिंग या ग्रेडिंग? राइट ऑप्शन आपके सामने है सुपरवाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 108, विक्टर वुम्स
एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज बेस्ड ऑन, जो विक्टर वुम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी मोटिवेशन की, वो किस पर बेस्ड है? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ग्रुप इंटरेस्ट या फिर सेल्फ इंटरेस्ट? किसके ऊपर डिपेंड करती है वो? सेल्फ इंटरेस्ट पे। ये एक प्रोसेस्ड थ्योरी थी और इसमें उन्होंने एक एम्प्लॉय की सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बताया कि वो जितना वो उतने ही एफर्ट लगाएगा जितना उसे एक्सपेक्टेंस होती है किसकी? रिवॉर्ड की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ किससे मेजर की जा सकती है? परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से, एब्सेंटिज्म डेटा से एंड एट्रिशन रेट से। देखिए हम किसी की क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ से पता कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कंपनी अपनी एम्प्लॉय की वो कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है उसकी क्राइटेरिया को देखकर, उसके एब्सेंटिज्म डेटा से, और या फिर अपनी कंपनी की कितने क्या रेट है कि वहां के एम्प्लॉय उसको छोड़कर जा रहे हैं जॉब को, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, उस रेट को देखकर पता कर सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां की क्या है। 1010, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आर। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कैसे होते हैं? क्रिटिक्स होते हैं, फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं या इंस्पायरेशनल होते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स इंस्पायरेशनल होते हैं। 111, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या है? ग्रेप वाइन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की एक टर्म है जिसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करता है, ओके, इनफॉर्मल होती है। तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट ही रहेगा, लिंक्स ऑल एम्प्लॉइज इन ऑल डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112, जीरो बेस बस्टिंग इज। जो हमारी जीरो बेस बस्टिंग होती है ये एक बस्टिंग की टेक्निक है, एक तरह से कह सकते हैं जीरो बेस बस्टिंग एक मॉडर्न टेक्निक है, वो किस पर बेस्ड है ये पूछा है। तो जो हमारी हिस्टोरिकल बेस्ड बस्टिंग की टेक्निक थी वो किस पर बेस्ड थी कि हिस्टोरिकल डाटा पर जो मैनेजर थे वो अपना क्या बनाते थे? बजट बनाते थे। लेकिन जीरो बेस बस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे जो बजट बनता है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है, स्क्रैच से स्टार्ट होता है, मींस हिस्टोरिकल डाटा पे ये बनाया ही नहीं जाता है। वो क्या करते हैं, जो डिटेल्स होती है बजट की वो स्क्रैच से स्टार्ट होती हैं और इसमें कोई भी प्रीवियस डाटा का कोई इसमें बेस नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग इन कंपटीशन। नेक्स्ट 113, द सिम्टम्स ऑफ ग्रुप थिंक। जो हमारा ग्रुप थिंक होता है कंपनी के अंदर देखो ग्रुप्स बने होते हैं तो उसके सिम्टम्स पूछ रहा है क्या होता है? आर इल्यूजन्स ऑफ यूनानिमिटी। तो इसमें जो इल्यूजन होता है मतलब यही इसका सिम्टम होता है कि जो मैनेजर होता है उसको लगता है कि जो ग्रुप की थिंकिंग है बिल्कुल सेम है, जो मैं सोच रही हूँ उनको बता रहा हूँ वो बिल्कुल उसी, मतलब एक इल्यूजन होता है, भ्रम होता है उनको कि सभी ने जो मैंने डिसीजन दे दिया या सबकी सम्मत जो होता है ना एक रूपता है सभी की थिंकिंग में, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ओके। यही इसका सिम्टम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114, सोशल लोफिंग इज अ। अब कह रहा है कि सोशल लोफिंग क्या होती है, तो डायरेक्टली जंप करेंगे राइट ऑप्शन पे, टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू पुट लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग कलेक्टिवली देन व्हेन वर्किंग इंडिविजुअल। इट हैपन्स, आपके साथ भी ऐसा होता होगा किसमें ये टेंडेंसी होती है सोशल लोफिंग की, जब हम अकेले काम करते हैं किसी काम को तो पूरा एफर्ट के साथ करते हैं, लेकिन जब हम सोशली वर्क करते हैं मतलब एक ही, मान लीजिए एक आपको पत्थर उठाना है, ठीक है, एक इंडिविजुअल को उठाना पड़ेगा तो पूरा जोर लगाएगा, पूरी एफर्ट लगाएगा उसको उठाने की, लेकिन जब उनको कहेंगे 5 जने एक साथ मिलकर इसको उठाने की कोशिश करो तो क्या है वो अपनी एफर्ट को थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ऐसा ये टेंडेंसी होती है इंडिविजुअल्स की, इसको कहते हैं सोशल लोफिंग। 115, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव किसने दिया था? ये पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में। इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ का है कि लेज एम्फेसिस ऑन म्यूचुअली सेट गोल्स दैट आर टेंजिबल, वेरिफिएबल एंड मेजरेबल। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंप्लॉइज होते हैं उनके सबके अपने गोल्स होते हैं, सबके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और जो गोल्स होते हैं क्या होते हैं? टेंजिबल भी होते हैं, इनको वेरीफाई किया जाता है और इनको मेजर किया जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 116, विशल ब्लोइंग इज। विशल ब्लोइंग क्या होता है? जैसे अपने मूवीज में देखते कोई कंपनी में कोई
कोई जैसे उनका एम्प्लॉय या फिर कोई टॉप मैनेजमेंट का कोई गलत काम करता है तो उसके जो नीचे वाले होते हैं, कोई भी कंपनी का कोई एम्प्लॉय उनका भांडा फोड़ देता है कंपनी का, क्या कोई अनएथिकल वर्क हो रहा है कंपनी के अंदर, कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो इलीगल है, तो उसको कहते हैं विशल ब्लोइंग। मतलब एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट करना कि वहां पे कुछ गलत हो रहे हैं, कोई ऐसी इम्प्रॉपर एक्टिविटीज हो रही है जो अनएथिकल है या इलीगल है, तो उसको कहते हैं विशल ब्लोइंग। द इंस्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग इम्प्रॉपर एक्टिविटीज टू एन appropriate person. 117 which of the following is an inherent limitation in internal control? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंट्रोल जो होता है उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है। तो डायरेक्टली जंप करेंगे आंसर पे। फॉल्टी ह्यूमन जजमेंट, जो हम इंटरनल कंट्रोल करते हैं उसकी लिमिटेशन एक ही है, जो है एक ही नहीं बहुत सारी है लेकिन यहां पर एक है, फॉल्टी ह्यूमन जजमेंट। 118 which of the following accounting standard relates to accounting for fixed asset? हमारे fixed asset से related accounting standard है 10, ये कैश फ्लो से है और ये अमलगमेशन से। 119 which one of the following statement are true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। डायरेक्ट जंप करेंगे आंसर पे, सेकंड एंड थर्ड। इसमें कह रहा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यस, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बिल्कुल करेक्ट है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 120 आउटस्टैंडिंग वेजेस इज जो हमारे आउटस्टैंडिंग वेजेस होते हैं वो किस तरह का अकाउंटिंग में आते हैं। तो किस में आता है ये, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं, पर्सनल अकाउंट जैसे एक्रूअल अकाउंट होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 अ चेक इज एक चेक क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये, प्रोमिसरी नोट, हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज, नन ऑफ दीज। तो ये क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी माना गया है इसको, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 122 एंडोर्समेंट इज, एंडोर्समेंट क्या होता है, एंडोर्समेंट क्या होता है, लीगली ट्रांसफरिंग योर राइट टू अदर। आप अपने लीगली कोई ट्रांसफर कर रहे हो अपना राइट किसी को, अदर को। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा होता है, सभी को पता होगा बच्चों को कि इसमें 3 पार्टीज होती हैं, ए और बी एंड सी। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। 123 एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी और जितनी भी वो सीरीज है उनको देख लीजिएगा, आपके सारे एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएंगे, मतलब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ द 123 पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू। जो पार्टनरशिप है वो कब एग्जिस्टेंस में आती है, इंट्रोडक्शन, प्रमोशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन। तो राइट ऑप्शन रहेगा पार्टनरशिप कब एग्जिस्टेंस में आती है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दो पार्टीज के बीच में। 124 ड्यू टू रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर क्या होता है, जब एक पार्टनरशिप फर्म थी उसमें किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। और अगर वो कंटिन्यूस काम करना चाहते हैं तो अगेन नई जो पार्टनरशिप है वो बनती है, क्रिएट की जाती है। नाउ 125 हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोपाउंडेड द नीड हिरार्की थ्योरी। सभी को पता होगा नीड हिरार्की थ्योरी काफी फेमस है, तो राइट ऑप्शन रहेगा अब्राहम मास्लो। 126 a share certificate is required to signed by। जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर किसका सिग्नेचर होना चाहिए। तो डायरेक्टली जंप करेंगे आंसर पे, इसके ऊपर 2 डायरेक्टर्स और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन होना जरूरी। 127 a बैंक रिकंसिलिएशन इज a कॉपी ऑफ। जो BRS स्टेटमेंट होती है वो किसकी कॉपी होती है, कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम, अ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक लेजर या फिर एडजस्टेड कैश फ्लो। देखिए जो हमारा BRS होता है एक यूनिक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी मैच करती अपने बैंक कॉलम को, मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम को विद किसके, अपने बैंक की पासबुक के साथ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट राइट ऑप्शन क्या रहेगा, नन ऑफ दीज। 128 डेप्रिसिएशन इज, अब यहाँ पे पूछ रहे डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। हम क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं कॉस्ट को किसकी, अपने एसेट की। 129 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का आइटम है, ये पूछा है।
तो डायरेक्टली जंप करेंगे आंसर पे, जो है रिमूवल ऑफ स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक की बात हो रही है, तो स्टॉक क्या हमारे होता है, डेली रूटीन का काम होता है। इसमें जब हम रिमूव करते हैं स्टॉक को न्यू साइट पे, जो खर्चा आएगा वो एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। 129, which one of the following, okay fine, the next is Dal Credre commission is generally calculated on, जो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट में डेल कैड्रे कमीशन होता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, वो ग्रोस सेल के ऊपर, जितनी वो सेल करता है कंसाइनी उसके ऊपर ये कैलकुलेट किया जाता है। नाउ द 131, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड, जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है एक तरह से हमारा क्या है, कैपिटल गेन है, तो इसको कैपिटल लॉस, मतलब इसको यूज कहां कर सकते हैं, जहां पे कैपिटल लॉस होगा उसको राइट ऑफ करने के लिए। तो डायरेक्टली जंप करेंगे आंसर पे, जो है मीटिंग द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, मतलब यहाँ पे शेयर या डिबेंचर को इशू करने में जो कॉस्ट आई उसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं, उसको उसमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो हमारे पास पड़ा हुआ है अमाउंट, उससे उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको। 132, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकॉर्डिंग टू टेबल ए इज चार्ज्ड एट। क्वेश्चन देखिए 2013 का पेपर है, तो ऑब्वियस बात है पहले का जो टर्म्स है पहले की है, पुराने उसे कंपनी एक्ट से पूछा गया है ये, लेकिन अब फिर बात कर लेते हैं कॉल्स इन एरियर के अकॉर्डिंग, जो इंटरेस्ट होता है कॉल्स इन एरियर का, उसके टेबल ए के अकॉर्डिंग कितना चार्ज किया जाता है इसमें इंटरेस्ट, तो कितना होता है 5%। लेकिन अब की बात करें 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ये टेबल है वो चेंज हो चुकी है टेबल एफ में, और जो रेट है ये 10% कर दिया गया है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर पर जो इंटरेस्ट होता है वो 10%, एंड कॉल्स इन एडवांस की बात करें उसके ऊपर 12% का वो इंटरेस्ट देगी कंपनी। नाउ द 133, एक्सेप्ट विद स्पेशल परमिशन द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ शेयर कैन बी। देखिए ये पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि स्पेशल परमिशन को छोड़ते हुए अगर मैक्सिमम डिस्काउंट देना पड़े इश्यू ऑफ शेयर पर तो कितना दिया जा सकता है। लेकिन आज की बात करें कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग तो कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन जब पुराने की बात करें तो कितनी थी, 10%। 134, इफ वेंडर आर issued fully paid share of 1,25,000 in consideration of net asset 1 lakh, the balance of 25,000 will be debited to। क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर किसी कंपनी ने नेट एसेट का कंसिडरेशन मतलब हुआ, उसने जो नेट एसेट ली थी किसी कंपनी पर टेक ओवर किया या कैसे भी, तो उसने 1 लाख की उसकी नेट एसेट की वैल्यू बन रही थी, लेकिन कंपनी ने कितना पे किया, 1,25,000। मीन्स ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पता चल रहा है हमें 25,000 उसने ज्यादा पे किया है। तो अब ये डेबिट किस में होगा, जो 25,000 उसने एक्स्ट्रा पे किया है वो कहाँ पे डेबिट होगा। तो इसका पता चल रहा है कि उस फर्म की क्या थी, अपनी गुडविल थी, और उसी की 25,000 क्या थी, अमाउंट थी जो कंपनी ने पे किया। तो राइट ऑप्शन रहेगा सेकंड, इसको डेबिट कर देंगे गुडविल अकाउंट में। 135, अ न्यू कंपनी कैन नॉट इश्यू इट्स शेयर। जो न्यू कंपनी है, मान लीजिए ये 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, यहाँ पर कोई नई कंपनी है वो अपने शेयर को इश्यू नहीं कर सकती, किस पर, ऑन डिस्काउंट पर। ये पुराने की, लेकिन आज के टाइम में बात करें तो चाहे नए हो या पुरानी हो, कोई भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती है। 136, which one of the following is not an element of principle of utilitarianism। तो इनमें से कह रहा है कौन सा नहीं है एलिमेंट किसका, यूटिलिटेरियनिज्म, जो भी है ये यूटिलिटी से लिया गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब ये सभी हैं डेफिनेटली, क्योंकि नहीं पूछा है। तो हेंडोनिज्म, यूनिवर्सलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। 137, which one of the following is the mandatory committee as constituted by board of directors as under clause 49 of the listing agreement। तो राइट ऑप्शन ये रहेगा इसका रेम्यूनरेशन कमेटी। अब ये चेंज हो चुका है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। नाउ 138, अकॉर्डिंग टू
वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नाम देखिए इसका, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, which of the following is our integral part of corporate responsibility। तो कह रहे जो हमारा WBCSD है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा इंटीग्रल पार्ट है कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी का। तो जो हमारा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी इसका पार्ट है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी इसका इंटीग्रल पार्ट है, और कॉर्पोरेट एनवायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी इसका पार्ट है। सो दैट राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। 139, increase in capacity reduces the margin of safety is, कह रहा है किसी इंक्रीज इन कैपेसिटी, अगर हम कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या होगा इसका आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट है थोड़ा सा, ये थोड़ा जोर सा लगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 140, इफ सेल्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड, कह रहा है जो सेल है और फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेंज नहीं हो रही है, जो हमारी सेल है और फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेंज नहीं हो रही है। कंट्रीब्यूशन विल बी रिमेन अनचेंज्ड ओनली व्हेन, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कब अनचेंज्ड रहेगा, किस कंडीशन में। तो देखिए जो हमारी सेल है उसमें से अगर वेरिएबल कॉस्ट कर देते हैं तो क्या आती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट में से भी अगर नहीं सॉरी कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देते हैं तो क्या आता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए ये दो तो चीजें हमारी क्या है अनचेंज्ड है, और कंट्रीब्यूशन हमें अनचेंज्ड चाहिए, तो डेफिनेटली अगर हमारे यहाँ पे चेंज नहीं आएगा वेरिएबल कॉस्ट में तो क्या होगा हमारे कंट्रीब्यूशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, अगर वेरिएबल कॉस्ट है वो अगर कांस्टेंट रहेंगी तो कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो अनचेंज्ड रहेगा। 149, which one of the following would not be considered in a make or buy decision, अगर कंपनी को डिसीजन लेना पड़ रहा है कि कोई पर्टिकुलर चीज कोई सामान हमें खरीदना चाहिए, मतलब बाहर से ले ले वो ज्यादा बेटर है कि खुद बनाए, ठीक है, इस तरह का उन्हें एक तरह से डिसीजन लेना है, तो कह रहे इनमें से वो किसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए पोटेंशियल यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो अपनी देखेगी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की पोटेंशियल कितनी है, डेफिनेटली कंसीडर करेंगे इसको। अपनी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको भी कंसीडर करेंगे। पोटेंशियल रेंटल इनकम फ्रॉम द स्पेस, जिस अगर यहाँ पे वो खुद मेक करते हैं तो देखेंगे कि जो रेंटल इनकम आ सकती है उसको भी कंसीडर करेंगे। लेकिन अनचेंज्ड, मान लीजिए वो बाय करें या मेक करें लेकिन उनकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो अनचेंज्ड है, तो इसको कंसीडर डेफिनेटली वो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 142, इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम पास्ट डिसीजंस मे अफेक्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है पास्ट डिसीजन से किसको अफेक्ट नहीं करेंगे। फ्यूचर प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन मेथड, देखिए प्रोडक्शन मेथड हम अपने पास्ट डिसीजन, हमने कोई पास्ट डिसीजन लिए थे, सॉरी पास्ट इंफॉर्मेशन जो हमारी थी उनसे कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो हो सकता है इन केस हम अपने प्रोडक्शन मेथड में चेंज कर सकते हैं। हायरिंग एंड फायरिंग पॉलिसीज, कितने एम्प्लॉइज चाहिए कितने फायर करने हैं वो भी डिसीजन लिए जा सकते हैं। डिसीजन मॉडल उसके अंदर भी चेंज हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन होना है वो पास्ट इंफॉर्मेशन ही, मतलब वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्यूचर में जो प्रोडक्शन होता है फ्यूचर के सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है, तो राइट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। 143, a debit balance on the contractee, डेबिट बैलेंस किसका है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में, शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन बैलेंस शीट एज, तो उसको किस में शो करना है बैलेंस शीट में। अब डेबिट बैलेंस है बैलेंस शीट का तो डेफिनेटली कुछ तरह का हमारा क्या होगा किसी पर उधार होगा, मतलब हम उससे पैसे मांग रहे हो हमारा डेटर होगा, है ना। तो राइट ऑप्शन पे डायरेक्ट जंप करेंगे, इन डेटर्स एज अमाउंट रिकवरेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको किससे करेंगे हम अमाउंट रिकवरेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो हमारे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था उससे अभी पैसा आना बाकी है। राइट ऑप्शन इज फोर्थ। 144, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अजम्पशंस ऑफ द बेसिक EOQ मॉडल एक्सेप्ट, तो इसमें पूछ रहा है जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है उसमें जो कौन सी इसकी एक अजम्पशन नहीं है इनमें, मतलब तीन तो है एक नहीं है।
तो यूनिट परचेज कॉस्ट इज कांस्टेंट, इसकी एक जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, क्वांटिटी मॉडल है हमारा, उसकी एक ये अजम्पशन मानी जाती है। कैरिंग कॉस्ट अज्यूम टू बी कांस्टेंट, जो कैरिंग कॉस्ट होती है, होल्डिंग कॉस्ट होती है, वो सब क्या होती है इसके अंदर कांस्टेंट होती है। लीड टाइम, जो हमारा लीड टाइम होता है उसको वो भी नोन होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन रिप्लेनिशमेंट रेट इज स्मॉल, ये इसकी एक अजम्पशन नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इश्यूज आर क्लोज टू करंट इकोनॉमिक वैल्यूज, कहता है कौन सा प्राइसिंग मेथड क्लोज रहेगा करंट इकोनॉमिक वैल्यू से। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्राइस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्राइस, या फिर हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस। जो हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट जो लीफो मेथड होता है वो करंट इकोनॉमी को बताता है ना, जो लास्ट में आया और उसको फर्स्ट निकाल देंगे तो वो करंट इकोनॉमिक वैल्यू को बताएगा। 146 कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, जो हमारा इंटरनेशनल कंज्यूमर डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है, मतलब दिवस कौन सा है इंटरनेशनल कंज्यूमर डे। राइट ऑप्शन इसका है 15 मार्च। 147 which of the following is not an unfair trade practice as per consumer protection act, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है किसके अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, मतलब नहीं पूछा है। falsely representing orally or in writing that the goods are of particular standard quality, तो डेफिनेटली ये हमारा, क्योंकि फाल्सली मतलब कोई गलत हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओरली करें या रिटर्न में करें, तो किस में आएगा वो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा। यस, मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन टू द पब्लिक इन अ फॉर्म दैट purports to be वारंटी और गारंटी ऑफ अ प्रोडक्ट, तो ये भी यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो ये भी इसके अंदर कवर होता है। गिविंग फॉल्स और मिसलीडिंग फैक्ट्स, डिस्प्रेगिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अनदर पर्सन, तो ये भी फाल्स रिप्रेजेंट और मिसलीडिंग दूसरों की गुड्स और सर्विसेज की, ये भी एक तरह से इसमें कवर होता है किसमें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में। तो मतलब सभी कवर हो रहे हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस। 148 अडोप्टिव मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, जो हमारा कह रहा कौन सा अडोप्टिव मोड है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, तो इसमें है सोल्विंग प्रॉब्लम ऑफ इमीडिएट कंसर्न, जिसकी हमें जल्दी से जल्दी जिस पर डिसीजन लेना है उस पे हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इमीडिएट कंसर्न। 149 for strategic planner which one of the following provides a basis for collecting and validating the information, स्ट्रेटेजिक प्लानर है इनमें से कौन सा प्रोवाइड करता है बेस को, कलेक्टिंग द वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन, तो कौन सा है वो, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर CSF, मतलब इसका इंपॉर्टेंट रोल है कलेक्ट करने में, वैलिडेट करने में इंफॉर्मेशन की, इसके बेस पर किया जाएगा। 150 which one of the following are the basic principle underlying the trust in the business, तो कहते हैं कौन से बेसिक प्रिंसिपल होंगे अगर मतलब कोई बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करे, उसके लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके लिए तभी लोग उस पर, जो इंटरेस्टिंग पार्टी उस पर ट्रस्ट करेंगे, इंटीग्रिटी होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए, तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका 4th। 151 which one of the following credit rating agency was first established in India, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वो कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी जो इंडिया में फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश की गई, फर्स्ट पूछा है, तो इकरा, केयर और ये वाली तो है ही नहीं, तो राइट ऑप्शन देखिए क्या रहेगा, क्रिसिल थी, वो सबसे पहले एस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में, मुंबई में। 152 which among the following is a barrier to the communication, कम्युनिकेशन के अंदर कौन सा बैरियर आ सकता है, ग्रे पॉइंट, ये तो इनफॉर्मल होता है, तो इस तरह का कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं है। मैसेजिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इससे भी कुछ ऐसा हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन सिमेंटिक बैरियर, मतलब यहाँ से भाषा से रिलेटेड है ये, मतलब सिमेंटिक डिस्टोर्शन, एक दूसरे की हम लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे, तो ये एक बैरियर हो सकता है।
153 which one of the following method of remuneration is not likely to give stability of labor cost of the employers. Question is asking कि वो कौन सा रेम्यूनरेशन का मेथड होगा जो स्टेबिलिटी नहीं देगा किसके अंदर, लेबर कोस्ट में फॉर एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर क्या है यहाँ पे, लेबर कोस्ट स्टेबल देखना चाहता है कि वो अपनी लेबर कोस्ट लगा सके उसकी वजह से रेम्यूनरेशन के लिए, तो कौन सा स्टेबल नहीं रहेगा, स्ट्रेट पीस वर्क वो हेल्प करेगा उसकी स्टेबल लेबर कोस्ट के लिए। यस, वो इजीली वहां पे स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है लेबर कोस्ट में और अपनी लेबर कोस्ट को वहां पे फिक्स कर सकता है। इसके बाद है प्रीमियम बोनस स्कीम, ये भी ठीक है, लेकिन मेजर्ड डे वर्क मतलब पर डे आप मेजर करो कि उसने कितना काम किया, ये स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएगा लेबर कोस्ट में। अब है 154 प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, देख लेते हैं इसको भी। एक कंपनी है प्रोवाइड कर रही है डाटा रिलेटिंग टू जॉब 41, एक जॉब का नाम है 41, इसमें डायरेक्ट मटेरियल बता रखे 10,000 के, लेबर आर रेट 10 और लेबर आवर्स यूज्ड 150, मशीन आवर्स 60, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट पर मशीन 30। बेस्ड ऑन दिस डाटा द कन्वर्जन कोस्ट, इसमें पूछे हमसे कन्वर्जन कोस्ट फॉर द जॉब 141। तो देखिए जब हमसे कन्वर्जन कोस्ट पूछ रहे हैं तो जो हमारी कन्वर्जन कोस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कोस्ट जो हमारी मिलकर बनती है लेबर कोस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, जो हमारी कन्वर्जन मतलब हमारे पास मटेरियल तो आ गया, मटेरियल के बाद उसके अंदर कितने लेबर लगेगी और फैक्ट्री ओवरहेड कितने आएंगे मतलब कैसे लगेंगे, उन दोनों को मिक्स करके जो बनती है वो हमारी बनती है कन्वर्जन कोस्ट। मतलब हमने मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया है फिनिश गुड में, उसके लिए लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड जो हम लगाएंगे उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल इसकी तो जरूरत है नहीं, हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर दे रखी है, उसका रेट दे रखा और कितने घंटे ये काम करेंगे वो दे रखा है। तो हमने देखा कि जो इसमें घंटे यूज होंगे लेबर की 150 आवर्स और पर आवर वो कितने दे रहे हैं 10 रुपीज। नेक्स्ट है मशीन की बात करें क्योंकि ओवरहेड में आ जाएगा ये, मशीन आवर्स दे रखे हैं 60 और फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट पर मशीन आवर्स 30, सो दैट इसको यूज करेंगे 30 60 इस एक मशीन को और इस पे रेट दे रखा है 30। तो हम देखें तो यहाँ पे कितना आएगा 1500 प्लस 1800, दोनों को टोटल करेंगे तो कितना बनेगा 3300। ओके, राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, कन्वर्जन कोस्ट आई हमारी 3300। 155 which one of the following constitute the basis on which job costs are more frequently allocated। कह रहा है वो किस बेस के ऊपर किसी जॉब कोस्ट को फ्रीक्वेंटली एलोकेट किया जाता है, मतलब फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है, मतलब चेंज आ जाता है, फ्रीक्वेंटली चेंज आएगा कोस्ट को लोकेट करने में, किसकी वजह से, फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट या फिर कन्वर्जन कोस्ट से, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर से, या फिर मार्केट वैल्यू। देखिए इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की वजह से मार्केट में जो लेबर है या फिर आपके मटेरियल है या और जो अदर ओवरहेड्स है उनके अंदर चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से फ्रीक्वेंटली कोस्ट में चेंज आएगी जॉब की कोस्ट में। तो राइट ऑप्शन रहेगा फोर्थ। 156 फिक्स्ड कोस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस व्हेन, जो हमारी फिक्स्ड कोस्ट है वो कब इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज, बिल्कुल करेक्ट बात है ये सत्य वचन। जब हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, मान लीजिए हम पहले 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, पर प्राइस लगाते हैं 10 रुपए, तो 1 लाख रुपए हमें वहां पे मिलने लग रहा था और हम रेंट दे रहे थे हो सकता है 20,000 का, तो इनको डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम हो सकता है यहाँ पे 5,000 करने लग रहे हैं प्रोड्यूस और वही 10 रुपीज के रेट में, तो हम देखते हैं कि लेकिन हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो अभी वहीं पे वहीं रहेगी, है ना। तो जब हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन वॉल्यूम जैसे डिक्रीज होगा हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ 157 कन्वर्जन एंड प्राइम कॉस्ट, जो हमारी कन्वर्जन एंड प्राइम कॉस्ट, दो कॉस्ट दे रखी अलग अलग है दोनों, तो हमें पता है कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, जो जितनी डायरेक्ट हमारे लेबर है या फिर मटेरियल है उसके अंदर तो लेबर और मटेरियल आते हैं और इसके अंदर क्या होता है लेबर आती है और साथ में फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं, ठीक है। तो ये दो हैं इसके अंदर
तो देखते हैं, अब डायरेक्टली जंप करेंगे आंसर पे। डिफर बिकॉज प्राइम कॉस्ट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, जबकि जो कन्वर्जन कॉस्ट है इसमें अंदर इंक्लूड होता है डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन नंबर 158, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प्स इन, जो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक रेलेवेंट कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो किस में हेल्प करती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, वो मेकिंग मैनेजमेंट डिसीजंस, टू अल्टरनेट्स में से एक उनको चूज करना होता है, तो किस में हेल्प करती है? मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा 159, इफ फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 10,000 की, पीवी रेशियो दे रखा है 50%, व्हाट विल बी द ब्रेक इवन सेल्स? ब्रेक इवन सेल्स हमें निकालनी है। डायरेक्ट हम इस पे जो मैथ फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो ब्रेक इवन सेल निकालने का, ब्रेक इवन सेल निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, तो हमें यहाँ पे दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है हमारी 10,000, पीवी रेशियो दे रखा है 50 और इनटू 100। ओके, तो हमारी सेल्स मिल जाएगी, हमें कितनी सेल्स रहेगी जहां पे ना हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों इक्वल होंगे, वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 550 से 2 पे चला गया तो किस पे आया? 20,000। राइट ऑप्शन रहेगा 20,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 160, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रेफर्ड टू एज एक्सेस ऑफ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है? जितना हम ब्रेक इवन पॉइंट पे ऊपर सेल करेंगे वो हमारा क्या होगा? ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका थर्ड, एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर जितनी एक्चुअल सेल करेंगे हम, जितना ज्यादा करेंगे उतनी ही कंपनी को प्रॉफिट रहेगा, तो वो क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 161, इफ अ कंपनी नोज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेमी वेरिएबल, एक कंपनी है वो अपनी जानती है कि उसका एक्चुअल अमाउंट क्या रहता है, किसका? सेमी वेरिएबल्स कॉस्ट होती है, उनका कितना एक्चुअल अमाउंट आने वाला है, आएगा फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज। किसके ऊपर? मतलब डिफरेंट, मान लीजिए वो 500 यूनिट करते हैं तो भी उनको पता उनके सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या रहेगी, फिर वो 1000 करते हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी मतलब डिफरेंट लेवल पर जो भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगी उनको पता है, एक्चुअल अमाउंट पता है कितना रहेगा। विच मेथड विल गिव द मोस्ट प्रिसाइज मेजर ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स? तो इसमें कह रहा है कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा मेजर करने के लिए फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को? तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका लिस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है। 162, depreciation of equipment which is traceable to a production foreman's responsibility center is a। एक ऐसा डेप्रिशिएशन किसके ऊपर? इक्विपमेंट पे, जो ट्रेसेबल है किसके लिए? फोरमैन जो यूज कर रहा है उस इक्विपमेंट को, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन रही है? फोरमैन की, और वो उस इक्विपमेंट को यूज करने लग रहा है, और वो जो डेप्रिशिएशन वो क्या है? हमारा ट्रेसेबल है। तो क्या होगा? कंट्रोलेबल कॉस्ट रहेगी, डायरेक्ट कॉस्ट रहेगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट रहेगी, नन ऑफ दिस। तो ये क्या रहेगी? हमारी डायरेक्ट कॉस्ट रहेगी। ठीक है। 163, द मिनिमम अमाउंट कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फेस वैल्यू? कहता है मिनिमम अमाउंट, जब हम एक कंपनी है इश्यू करती है शेयर को, तो मिनिमम अमाउंट कितनी उसको मंगवानी पड़ेगी एज एप्लीकेशन मनी के रूप में, किसके ऊपर? फेस वैल्यू पर। तो राइट ऑप्शन इसका 5%। ये कंपनी एक्ट की बात कर रहे हैं, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग तो 5% है, और सेबी की बात करें तो 25% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा, तो हम कंपनी एक्ट के बारे में ही देखेंगे। यहाँ पे जो है 5%, सेबी के अकॉर्डिंग 25। अगर यहाँ पे सेबी पर्टिकुलर नेम होता तो सेबी अगर पूछता यहाँ पे मिनिमम उसके अकॉर्डिंग तो 25% होता। 164, कॉल्स इन एडवांस इज। अगर आपके पास कॉल से एडवांस में आ गए, आपने मंगवाई नहीं, हो सकता है मतलब ने सेकंड कॉल मंगवाई और थर्ड भी साथ में मिल गई, तो एक तरह से क्या होगी? वो कंपनी की लायबिलिटी होगी, है ना? राइट ऑप्शन आ लायबिलिटी टू द फर्म। 165, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर। देखिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आपने बनाया था, ओके, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। अब कह रहा है आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉफिट है उसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो? अगर उसके अंदर कोई रिमेनिंग अमाउंट है तो उसको कहाँ यूज कर सकते हो? पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर,
फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर जो प्रॉफिट है उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, बोनस शेयर को इश्यू करने में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज एन या अ, तो जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले जो भी उसको लीगली जो हमारे कितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है उसके अंदर एक्सपेंसेस तो होते हैं। तो कह रहे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या माने जाते हैं, तो माय डिफरेंस उनको हम एक तरह से फिक्टिशियस एसेट में दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और उनको धीरे धीरे ईयर बाय ईयर उनको हम राइट ऑफ करते रहते हैं। 167 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ, आपने कोई डिबेंचर इश्यू किया उसके ऊपर लॉस हुआ तो कैसा लॉस है, तो जो हमारी ये क्या हुआ, हमारी कैपिटल होती है, तो एक तरह से क्या हुआ, कैपिटल लॉस हुआ। 168 इफ द ग्रोस प्रॉफिट इज 40%, इसमें पूछ रहा है कि ग्रोस प्रॉफिट 40% दे रखा है, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू ग्रोस प्रॉफिट, मतलब एक कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट दे रखा 40%, क्या परसेंटेज रहेगी किसकी, कॉस्ट ऑफ गुड की, किसके ऊपर, ग्रोस प्रॉफिट के ऊपर। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है क्या दे रखा है 40%, मतलब एक 40 मान लेते हैं, किसके ऊपर, सेल के ऊपर, क्योंकि जो ग्रोस प्रॉफिट तो सेल पे ही होता है। तो मान लीजिए सेल हमारी 100 थी, ओके, और उसके ऊपर हमने 40 रुपीज हमने कमाए, मतलब प्रॉफिट कमाए, तो एक तरह से कॉस्ट कितनी मानते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉस्ट कितनी रहेगी 60 रहेगी, क्योंकि कॉस्ट क्या होती है हमारी, सेल में से अगर हम ग्रोस प्रॉफिट लेस कर देते तो हमारी कॉस्ट आती है। तो अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है किसकी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, किसके ऊपर, ग्रोस प्रॉफिट के ऊपर। तो देखते कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है हमारी यहाँ पर 60, जिससे निकालनी है, किससे निकालनी है, ग्रोस प्रॉफिट पर जो 40 है, इनटू में 100, ओके, जो परसेंटेज में चाहिए हमें। तो ये करेंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको 25 से, ये 60 है, ठीक है, 25 इंटू 6 तो क्या आएगा 150, ये यहाँ पे 150 है, ओके, राइट ऑप्शन रहेगा फोर्थ। अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रिएट, कह रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रहा है किसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्या होगा, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोनों के अलग अलग नेचर होते हैं, तो कह रहे हैं अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो कैपिटल को हमने क्या मान लिया यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी एसेट है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और लायबिलिटी क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। 170 इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो रही है यहाँ पे, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डिंग थ्रू, जो हमारे ट्रांजेक्शंस होती हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में कहां से स्टार्ट होती है, तो माय डिफरेंस वोचर एंट्री से स्टार्ट होती है, मतलब एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है ये, और सॉफ्टवेयर में जैसे वोचर एंट्री करते हैं और जितने भी फिर अकाउंट होते हैं उनके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली वो चली जाती है। तो ये क्या होती है, वोचर एंट्री से स्टार्ट होती है, रिकॉर्ड करते हैं हम वोचर में, और अपने आप जो भी अदर जो फर्दर होंगे वो सब अपने आप समराइज वगैरह सब कुछ अपने आप हो जाता है उसमें ऑटोमेटिक। 171 रेवेन्यू इज रियलाइज्ड व्हेन, रेवेन्यू कब रियलाइज करते हैं आप, सेल्स ऑर्डर इज रिसीव्ड, हमारे पास ऑर्डर आ गया उसी को रेवेन्यू मान लेते हैं, कैश रिसीव्ड या कैश आ गया उसी को ही, गुड्स आर रिसीव्ड बाय द परचेजर, हमें गुड्स रिसीव हो गई है परचेजर से तब उसको रेवेन्यू मानेंगे, गुड्स आर सोल्ड, तो राइट ऑप्शन अगर हमारी गुड्स सोल्ड होंगी तो ही तो आप उसको रेवेन्यू रियलाइज करेंगे। 172 जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको गैप बोलते हैं, उसका एम क्या है, तो उसका एम क्या है, हम गैप ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उन प्रिंसिपल को यूज ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए किसके अंदर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, प्रैक्टिसेस में, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन ऑल द एंटरप्राइजेस, यस, एक्सेप्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, राइट ऑप्शन क्या रहेगा फोर्थ। 173 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर शुड बी शोन, जो हमारा डिस्काउंट किस पर, इश्यू ऑफ द शेयर पे, उसको कहां दिखाएंगे, हमने शेयर इश्यू के किसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, तो कहां दिखाएंगे उसको, एक तरह से असेट में दिखाएंगे, बाद में उनको धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, एक तरह से फिक्टिशियस असेट ही माने जाएंगे ये, ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। 174
डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट एक्सीड। देखिए अगर मान लीजिए कोई फॉरफिटेड शेयर है, कंपनी उसको री इश्यू करती है और कहता है उसके ऊपर डिस्काउंट कितना अलाउड होगा, अगर वो इसको री इश्यू करे फॉरफिटेड शेयर को, तो उतना ही होगा जितना उसके ऊपर पहले मिल चुका है। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, मतलब जितना उनसे उन पर मिल चुका है ऑलरेडी, उतने तक ही हम उसके ऊपर डिस्काउंट दे सकते हैं। 175 debentures issued as collateral security will be debited to। डेबेंचर इशू किए गए हैं कैसे, एज अ कोलेटरी सिक्योरिटी, मतलब सेकेंडरी जिसको मानते हैं, तो प्राइमरी होती है सिक्योरिटी देते हैं, एक सेकेंडरी, तो उसके लिए क्या करेंगे, डेबेंचर मान लीजिए आपने कोई वो ली, आपने लोन लिया आपने, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हो, लोन लेने के लिए आप कोई सिक्योरिटी रखते हो, लेकिन वो कंपनी का सॉरी जो बैंक है वो चाहता है कि सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और भी देना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी, तो सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है उसी को, उसके लिए क्या करेंगे हम, मतलब कंपनी ने उस सेकेंडरी सिक्योरिटी किसको दी, डेबेंचर इशू कर दिए, तो उसके लिए क्या डेबिट करेंगे हम, उसके लिए करेंगे डेबेंचर सस्पेंस अकाउंट। 176 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अराइजेज व्हेन। कैश फ्लो किसके ऊपर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगी जिसमें कैश फ्लो हो रहा है, डिविडेंड पेड, यही हमारी है, डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड, ये हमारी फाइनेंसिंग रहेगी, फिक्स एसेट्स इस परसेंट इन्वेस्टिंग रहेगी, तो राइट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। 177 द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी, हम अपनी कंपनी का लिक्विडिटी मेजर करने के लिए जो टू मेजर्स हैं बेसिक ऑफ लिक्विडिटी, वो कौन कौन से हैं, तो उसको इसके लिए कौन से रेशियो यूज करते हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो, है ना, कि हाँ अपनी एसेट को कितनी जल्दी से जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे उसके लिए हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो यूज करते हैं। 178 which one of the following ratio of a business firm is measured by its ability to satisfy its short term obligations as they become due। तो इससे पता चल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो हम यूज कर रही है एक फर्म किसके लिए, एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस, मतलब अपने शॉर्ट टर्म के ओब्लिगेशंस को पे करने का तो उसकी एबिलिटी है, उसको किससे मेजर किया जा सकता है, उसकी लिक्विडिटी से। 179 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म, किसी बिजनेस की लॉन्ग रन ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन मतलब कौन सा प्रोवाइड करता है, अगर कोई बिजनेस है लॉन्ग टर्म तक ऑपरेशन में रहेगा या नहीं रहेगा, उसको कौन बताएगा, कौन सा रेशियो बताएगा, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, सोल्वेंसी या प्रॉफिटेबिलिटी, सोल्वेंसी बताएगा, ठीक है। 180 शेयर इशू एक्सपेंसेस विच आर रिटर्न ऑफ, जो शेयर इशू एक्सपेंसेस होंगे उनको रिटर्न ऑफ करेंगे किसे, डू नॉट ऑल्टर द क्विक रेशियो। देखिए जो शेयर एक्सपेंसेस होंगे हमारे शेयर को इशू करने में जो एक्सपेंसेस आए उनको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं उससे क्विक रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 181 द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 or more years इज कॉल्ड। अगर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जो है कौन कौन इंक्लूड है उसके अंदर, एक मतलब मोर देन 1 or 2 or more than ईयर्स के लिए, 2 या तो 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जा रहा है, तो वो कौन सा मेथड होगा, तो उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।